हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। हम दीपाली खरे। चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर 9 व्यावसायिक वित्त। इसमें आज हम लोग कवर करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है, इसका वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला है, और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की 5 महत्वपूर्ण निर्धारकों पर चर्चा करें। ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट डिसीजंस, निर्धारक फैक्टर्स बताने इसके। तो चलिए देखते हैं। किसी व्यवसाय में कार्यशील पूंजी वह अधिशेष है। ठीक है, क्या है वर्किंग कैपिटल? वह अधिशेष है जो संगठन की वर्तमान परिसंपत्तियां, ठीक है, से वर्तमान देनदारियां, करेंट एसेट से करेंट लाइबिलिटीज को अगर हम डिडक्ट कर रहे हो को घटाकर निर्धारित की जाती है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या है कि जब हम करेंट एसेट से करेंट लाइबिलिटीज देनदारियों को हमारे घटा रहे हैं तो वो हमारी कार्यशील पूंजी है। तो चालू परिसंपत्तियां वे परिसंपत्तियां, अब यहाँ पे करंट एसेट्स क्या है, जिन्हें चालू लेखा अवधि के भीतर नकदी या नकदी संचय में इन कैश और इन टर्म्स ऑफ कैश जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम चालू परिसंपत्ति कह रहे हैं। ठीक है, परिवर्तित कर सकते हैं। तो कार्यशील पूंजी की 2 व्यापक श्रेणियों को वर्गीकृत किया। क्या इसकी 2 वो हैं? तो सबसे पहले है सकल कार्यशील पूंजी, ठीक है, जिसमें हमारे पूरी चालू संपत्तियां आती हैं। ठीक है, चालू संपत्तियां आती हैं। इसको हम कुल, यहाँ पे कुल चालू संपत्तियां आती हैं। क्या हो सकता है? मैं ब्याज, देनदार, प्रतिभूतियां, स्टॉक्स, ठीक है, तो ये सब किस में आती है? कुल चालू संपत्तियां आ रही है। और शुद्ध क्या है? वर्किंग कैपिटल है, जो अभी हमने देख लिया कि करंट एसेट्स से हम करंट लायबिलिटीज घटा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सकल कार्यशील पूंजी को वर्तमान परिसंपत्ति के रूप में संवर्धित किया जाता है, जो किसी कंपनी की बैलेंस शीट में मौजूद होती है। बैलेंस शीट का जो हेड बनता है उसमें हम एक हेड जो बनाते हैं वो करंट एसेट्स के रूप में बनाते हैं। ठीक है, करंट एसेट्स के रूप में। तो टोटल सकल कार्यशील पूंजी वो है जो हमारी कुल चालू संपत्तियां, ब्याज, देनदारियां, प्रतिभूतियां, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सकल कार्यशील पूंजी को वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में, जो हमारे पास करंट एसेट्स के फॉर्म पे हैं, उसके रूप में हम इसको संदर्भित कर सकते हैं, जो किसी कंपनी की बैलेंस शीट पे मौजूद होती है। तो नेट वर्किंग कैपिटल किसी संगठन की बैलेंस शीट में मौजूदा परिसंपत्तियों और मौजूदा देनदारियों के बीच का अंतर है। ठीक है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच का जो अंतर है वो नेट वर्किंग कैपिटल है हमारी। नेट वर्किंग कैपिटल को पूंजी वित्त पोषण और प्रबंधन के लिए अधिक प्रासंगिक माना गया है। ठीक है, जब हम पूंजी वित्त पोषण या प्रबंधन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए ये अधिक कार्यशील माना गया है। तो कार्यशील पूंजी की गणना इस प्रकार की जाती है। कार्यशील पूंजी हमारी ये है वर्किंग कैपिटल। इसमें से हम करंट एसेट्स, ठीक है, करंट एसेट ब्याज, देनदारियों के रूप में इसमें से करंट लायबिलिटीज घटा देंगे। करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज घटा देंगे तो हम इसकी गणना कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला था। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? तो चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित रूप में इसकी आवश्यकता है। सबसे पहले है व्यवसाय का प्रकार। ठीक है, कि किस फॉर्म का आपका बिजनेस है या व्यवसाय है। तो किसी फॉर्म के व्यवसाय की प्रकृति उसकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को निर्धारित करती है कि हमें कैसी कार्यशील पूंजी चाहिए। ठीक है, वो किस प्रकार का बिजनेस है। तो किसी संगठन के संचालन का आकार और प्रकार कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की सीमा को प्रभावित करेगा। ठीक है, कि कैसा संगठन है, छोटे पैमाने पे, बड़े पैमाने पे, मीडियम पे है, तो उस हिसाब से उसकी कार्यशील पूंजी होगी। उदाहरण के लिए जो फर्म सेवाएं प्रदान करती, सर्विसेज दे रही है कोई फर्म, तो उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होगी। ठीक है, सर्विस सेक्टर में है, सर्विस सेवाएं दे रही है, तो उनकी कम कार्यशील पूंजी लगेगी। जबकि विनिर्माण, अब कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, बड़े यूनिट पे है, तो वहां कार्यशील पूंजी की आवश्यकता जो होगी ऐसे फर्म के परिचालन चक्र में अधिक होगी। तो ऐसे में ज्यादा वहां पे वर्किंग कैपिटल लगेगी। किस फॉर्म का आपका बिजनेस है उस हिसाब से आपकी व्यवसाय का प्रकार है, उस हिसाब से आपकी कार्यशील पूंजी होगी। दूसरा है संचालन का पैमाना, कैसे एग्जीक्यूट होगी। तो संचालन के पैमाने की सीमा कार्यशील पूंजी के लिए एक निर्धारक कारक है। ठीक है, एक डिसाइडेड फैक्टर है। तो बड़े पैमाने पर संरचना करने वाली फर्म को कार्यशील पूंजी की आवश्यकता में वृद्धि दिखाई देगी। ठीक है, जो बहुत मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हमने यहाँ देखा बिजनेस कैसा मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे है, तो उन्हें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता में वृद्धि वो बढ़ेगी। जो उनकी कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल है वो बढ़ेगी। फर्मों को इन्वेंट्री बनाए रखने की उच्च आवश्यकता होती है। इन्वेंट्री क्या होता है? जो स्टॉक्स आता है हमारे पास, ठीक है, स्टॉक इन स्टॉक आउट, माल खत्म हो रहा तो उसको हम फिर से स्टोर करते हैं, आउट हो रहा तो लीफो फीफो मेथड से हम स्टॉक इन इन्वेंट्री चेक
प्रोटेक्ट करते हैं अपनी। तो यहाँ पे कार्यशील पूंजी की अधिकता हमें दिखेगी और इससे प्रॉफिट भी हमारा जनरेट होगा, ठीक है। इसी तरह छोटे पैमाने पर संचालन करने वाले फर्म को कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। अब कोई छोटे जैसे सेवाएं दे रहा था यहाँ पे, तो वो उसका बिजनेस फॉर्म है कि वो सेवाएं प्रदान करे, तो वहां वर्किंग कैपिटल हमारी ऑब्वियसली कम लगेगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। व्यापार चक्र में उतार चढ़ाव, ठीक है। जो बिजनेस साइकिल है उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहा है। तो व्यवसाय के विभिन्न चरणों के अनुसार कार्यशील पूंजी की अलग अलग होगी, ठीक है। जो जैसे कोई चैलेंजेस फेस कर रहा है या कोई कंडीशन आ रही है, तो उस हिसाब से वर्किंग कैपिटल हमारी उस अकॉर्डिंग होगी, कम ज्यादा होगी। तो बाजार में मांग अधिक होने पर, ठीक है, उत्पादन की अधिक आवश्यकता होगी। जब मांग बढ़ी, डिमांड और सप्लाई का चलता है कि डिमांड बढ़ी तो उस हिसाब से मैन्युफैक्चर होगा, मांग बढ़ गई, ठीक है, तो उसमें उत्पादन भी अधिक होगा, इसलिए कार्यशील पूंजी अधिक होगी, जबकि मांग कम होने पर कार्यशील पूंजी कम होगी, ठीक है। जैसे मार्केट की जो कंडीशन है कि मांग ज्यादा आई तो डिमांड बढ़ी, ठीक है, मांग उठी तो डिमांड बढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा, तो उस हिसाब से कार्यशील पूंजी ज्यादा लगेगी। कम हुई मांग तो कम लगेगी उस अकॉर्डिंग है। फिर उत्पादन चक्र, प्रोडक्शन साइकिल। तो उद्योग के प्रकार के आधार पर हर उद्योग का उत्पादन चक्र अलग अलग होता है। प्रोडक्शन साइकिल जो है वो अलग अलग है। लंबे उत्पादन चक्र वाली फर्म को कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता होगी, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म के लिए चल रही है, मतलब बहुत अपना निवेश या प्रॉफिट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के हिसाब से लेके चल रही है, तो उनको वर्किंग कैपिटल की अधिक आवश्यकता होगी। और छोटे उत्पादन, छोटे मतलब स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कार्यशील पूंजी की कम आवश्यकता होगी, ठीक है। फिर है विकास की संभावना, डेवलपमेंट की जो पॉसिबिलिटीज हैं। तो जिन कंपनी की विकास की संभावनाएं अधिक हैं, ठीक है, जो ग्रो कर रही हैं, बड़े पैमाने पे हैं, जिनको जो डेवलप करेंगी लार्ज स्केल में है, तो वहां पे और उसे विस्तार की तलाश में है, उन्हें कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता होगी। मतलब विकास का ही मतलब 1-2 यूनिट और खोल रही है, न्यू ब्रांच ओपन कर रही है, तो वहां कार्यशील पूंजी की अधिकता अधिक होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पूंजी संरचना निर्णय अनिवार्य रूप से जोखिम वापसी संबंध का अनुकूल है, टिप्पणी करिए, ठीक है। जो हम कैपिटल स्ट्रक्चरिंग या बजटिंग कर रहे हैं वो क्या है, जोखिम जो रिस्क है हमारा उसका अनुकूल है, तो इसमें हमें टिप्पणी करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पूंजी संरचना, ऋण और इक्विटी का, हम ये पढ़ चुके हैं कि कैपिटल बजटिंग क्या है, ऋण और इक्विटी का संयोजन है, जिसका उपयोग किसी कंपनी द्वारा अपनी निधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो उनकी पॉलिसीज हैं, जो निधि है जहाँ पैसा लगाना, उसकी नीड के लिए ये पूरा करते हैं। तो ऋण के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। लोन को हम इन द फॉर्म ऑफ लोन ही, उधार पैसा जो है वो उधारी के रूप में ही प्राप्त करेंगे। जबकि इक्विटी प्रतिधारित आय या सामान्य स्टॉक के माध्यम से उत्पन्न होती है। प्रतिधारित रिटेन अर्निंग क्या है, जो कंपनी पैसा अपने पास रखती है, जो पैसा वो किसी भी फॉर्म में प्रॉफिट में या डिविडेंड के रूप में नहीं बांट रही है, उसको कंपनी अपने फॉर्म में या तो स्टॉक के रूप, उससे स्टॉक खरीद ले रही। स्टॉक क्या है, कंपनी का माल है जो कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम आएगा, ठीक है। उधार ली गई निधियां ऋण, डिवेंचर, बैंक ऋण आदि के रूप में हो सकती है। अब निधियां क्या हो सकती है, आपने कैसे लोन लिया है, कैसे ऋण लिया है, तो आपने लोन ही ले लिया। डिबेंचर खरीदे, डिबेंचर भी ऋण धार एक तरह का फॉर्म ऑफ लोन होता है। फिर बैंक ऋण, बैंक से आपने लोन वगैरह लिया तो उसके रूप में हो सकती है। जबकि मालिक के फंड के मामले में ये वरीयता शेयर पूंजी, रिजर्व प्रतिधारित आय, इक्विटी शेयर पूंजी आदि के रूप में हो सकती है, ठीक है। अब ओनर के पास क्या क्या है, वरीयता मतलब प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, इक्विटी होती है इसके फॉर्म पे, ये हो सकती है। तो इसलिए इसको ऋण और इक्विटी, लोन और इक्विटी का संयोजन बोलते हैं हम, ठीक है, कैपिटल बजटिंग को, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। ऋण और इक्विटी दोनों में जोखिम और लाभप्रदता होती है, ठीक है। तो ऋण और इक्विटी में क्या होता है, ये रिस्क भी देते हैं और प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं। ऋण अपेक्षाकृत सस्ता स्रोत है, ठीक है। ऋण हम क्या कर रहे हैं, कहीं से भी पैसा उधार ले रहे हैं तो उसको फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ऋण हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है, इसलिए ये वित्त का सस्ता स्रोत है। जबकि इसमें अधिक जोखिम होता है। इसमें क्यों है, क्योंकि हमने जो रेट ऑफ, जितना पैसा कोई हमें उधार दे रहा है तो कुछ इंटरेस्ट पे देगा, कुछ ब्याज पे देगा, तो ब्याज की दरें हमें चुकानी होती है। तो अगर वो दर नहीं चुका पाते तो उससे जोखिम बढ़ता है। और इक्विटी तुलनात्मक रूप से महंगी होती है। इक्विटी क्या है, ऋण से महंगी है, कॉस्टली है, लेकिन फर्म के लिए कम जोखिम वाली होती है। अब ऋण, हमने इक्विटी में क्या प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स डाल दिए थे, इक्विटी शेयर रिटेन अर्निंग डाल दी थी और इक्विटी शेयर होल्डर्स डाल दिए थे। तो ये क्या है, लोन से महंगी है लेकिन फर्म के लिए कम रिस्की है, ठीक है, कम रिस्की होती है।
ठीक है। तो ऋण के माध्यम से धन उगाना सस्ता है, ठीक है। ऋण के माध्यम से धन क्या है, पैसा क्या है, सस्ता है, क्योंकि लोन लेके ले रहे हैं तो लोन से पैसा सस्ता है, जबकि इक्विटी के साथ ऐसा करना महंगा है। अगर इक्विटी एक कॉस्टली प्रोसेस है लेकिन लेस रिस्की है कंपनीज के लिए, ठीक है। तो ऋण हालांकि सस्ता है लेकिन इसमें अधिक जोखिम है, ये रिस्क फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें उत्तरदायिताओं के प्रति दायित्व होता है, ठीक है। जिनसे हम पैसा ले रहे हैं ऋण से, उनको हमें चुकाना भी तो है, तो ये हमारा दायित्व एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। इक्विटी के लिए लाभांश का भुगतान करने की कोई बाध्यता नहीं होती। लाभांश जब हुआ, एक्चुअल में हमने वो पैसा जनरेट किया, प्रॉफिट हमको हुआ, तभी हम डिविडेंड पे करते हैं। किसको? प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर्स को। जब हमारे पास सच में पैसा, कंपनी ने एक साल में जितना भी लाभ कमाया तो वो देगी, अगर नहीं हुआ तो ये इसमें लेस रिस्की, क्यों? क्योंकि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप डिविडेंड पे करें। इसके अलावा दोनों स्रोतों द्वारा दिए जाने वाले रिटर्न के प्रति शेयर मूल्य की वृद्धि होती है। तो जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट हुई शेयर, इसमें वृद्धि होती है, ठीक है। तो ऋण प्रति शेयर उच्च रिटर्न देता है। अगर आपने लोन लेके दिया है, कोई शेयर खरीदा, तो वो क्या है, हाईयर प्रॉफिट जनरेट करेगा, लेकिन तुलनात्मक रूप से गुणा जोखिम बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन इसमें रिस्क, जो ऋण है उसमें रिस्क बहुत इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये सस्ता स्रोत है फाइनेंस का। इसलिए पूंजी संरचना के निर्णय में रिटर्न और जोखिम की मात्रा में ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम पूंजी संरचना कर रहे हैं तो हमें लोन और ये रिस्क का आंकलन करके ही ये करना चाहिए। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। पूंजी बजट निर्णय किसी व्यवसाय की वित्तीय किस्मत बदलने में सक्षम है, ठीक है। जो हम कैपिटल बजटिंग कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, वो किसी की फाइनेंशियल कंडीशन बदलने में सक्षम है। क्या आप सहमत है? क्या आप इससे एग्री करते हैं? क्यों और क्यों नहीं, वाई और वाई नॉट? तो चलिए देख लेते हैं कि ये बोल रहे हैं कि कैपिटल बजटिंग जो आप कर रहे हैं वो पूंजी संरचना किसी की भी फाइनेंशियल, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बदल सकता है, ये हमें बताना है। ये एग्री कर रहे हैं आप, और क्यों नहीं? तो चलिए देख लेते हैं। पूंजी बजटिंग का निर्णय बहुत सावधानी से लिया जाता है, ठीक है। बहुत केयरफुली हम ये डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि इस तरह के निर्णय से व्यवसाय की किस्मत बदल सकती है, ठीक है। किसी भी बिजनेस का स्ट्रक्चर बदल सकता है कैपिटल बजटिंग से। तो पूंजी बजटिंग का निर्णय विभिन्न परियोजनाओं के लिए निश्चित पूंजी का आवंटन है, ठीक है। जो भी हमने जितनी भी परियोजनाएं बनाई हैं, प्रोजेक्ट्स पे लगाना, प्रोग्राम्स पे, उसमें कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा देना है, उसका ये संयोजन है, उसका ये आवंटन है कि कहाँ कहाँ पैसा बांटना है। तो पूंजी बजटिंग में नई संपत्ति खरीदना शामिल। हम क्यों कोई न्यू एसेट, मशीनरी खरीद रहे हैं, या ये परिसंपत्तियों के प्रतिस्पादन या आधुनिकीकरण के बारे में हो सकता है, ठीक है। हम उसमें कुछ नई मशीनरी जोड़ रहे हैं, उसका कुछ नया यूनिट खरीद रहे हैं, तो इनोवेशन करें, उससे भी ये संबंधित हो सकता है। तो इन सभी निर्णयों का व्यवसाय पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है। अब पूंजी बजटिंग कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए हो रही है, ठीक है, दीर्घकालीन के लिए कर रहे हैं, और ये लाभप्रदता और जोखिम की प्रभावित कर सकती है। तो ये हमारे प्रॉफिट और रिस्क फैक्टर दोनों को प्रभावित कर सकती है। तो अब निम्नलिखित पूंजी बजट निर्णयों के महत्व को उजागर करते हैं। क्या क्या है पूंजी बजटिंग के निर्णय को महत्व क्या है? तो दीर्घकालीन संपत्तियों में निवेश से भविष्य में लाभ मिलेगा। अगर हम पूंजी निवेश कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी मशीनरी खरीद रहे हैं, प्लांट खरीद रहे हैं, कोई लैंड खरीद रहे हैं, तो ये क्या है, पूंजी बजटिंग हम कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए, कि आज लेके कल बेच देंगे ऐसा तो नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए हम ये चीजें खरीद रहे हैं। और ऐसा करने से व्यवसाय की भविष्य की संभावनाओं पर असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। इसीलिए किसी कंपनी द्वारा लिया गया निर्णय उसके दीर्घकालीन विकास पर प्रतिबंधित होता है, ठीक है। तो कंपनी जो कोई भी निर्णय ले रही है वो लॉन्ग टर्म के लिए ले रही है, उसके लिए ये प्रतिबंधित होगा। दूसरा है, संपत्ति हासिल करने के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। कोई भी हमें एसेट खरीदना, उसके लिए हमें पैसे की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए निवेश किया गया पैसा एक निश्चित अवधि के लिए अवरुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमने पैसा निवेश किया था, इन्वेस्टमेंट पे लगाया था, वो निश्चित फिक्स्ड टर्म के लिए रहेगा। इन्वेस्टमेंट क्या है, 3 साल, 2 साल, 5 साल, जैसा भी आपने लगाया था उस निश्चित अवधि के है, जिससे पूंजी बजट के निर्णय की योजना बनाना और भी महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हमें कि हम कैसा डिसीजन ले रहे हैं निवेश में, इसलिए पूंजी बजटिंग की आवश्यकता और है, ठीक है। तीसरा है, संपत्ति अर्जित करना बहुत जोखिम भरा है, ठीक है। कोई भी एसेट हासिल करना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि इसका व्यवसाय पर दीर्घकालिक प्रभाव करता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है। क्या कर रहा है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है। तो यदि संपत्ति पर रिटर्न निवेश से कम है तो व्यवसाय प्रभावित होगा, ठीक है। तो जो एसेट पे प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, तो व्यवसाय आपका लॉस में जाएगा, प्रभावित होगा।
एक बार लिए गए निर्णय अपरिवर्तित होते हैं, अनचेंजेबल। जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो बार बार चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पलटने से भारी नुकसान हो सकता है। तो हमें क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, तो इसीलिए हम ये चेंज नहीं कर सकते। तो ये भारी नुकसान की ओर ले जा सकता है, क्योंकि चेंजेस बार बार चेंज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। फोर्थ क्वेश्चन है, लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों का की व्याख्या करें। डिविडेंड जो डिसीजंस हैं उनको कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो बताना है। तो चलते हैं, लाभांश निर्णय लाभ के एक हिस्से की शेयर धारकों के बीच साझा करने और प्रतिधारित आय के रूप में रखे जाने का निर्णय है। ठीक है, लाभांश क्या है, लाभ है जो कंपनी ने कमाया उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो लाभ का ही हिस्सा जो हम बांट रहे हैं वो लाभांश है। तो शेयर धारकों के बीच साझा करने, शेयर धारक कौन से, इक्विटी और प्रेफरेंस, वरीयता और इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। तो जिसमें हम प्रतिधारित आय, जिसमें जो रिटेन अर्निंग के रूप में हम जो हमने कंपनी ने पैसा रखा था उस रूप में दे रही है। तो लाभांश निर्णय को निम्नलिखित कारक कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला, व्यवसाय वर्तमान और पिछली आय से लाभांश का भुगतान करने में सक्षम है। ठीक है, तो कोई भी व्यवसाय होगा वो करंट मतलब जो आज की इस साल का जो प्रॉफिट और पिछले साल का जो प्रॉफिट है उससे लाभांश डिस्ट्रीब्यूट करने में सक्षम है। जिन कंपनियों की आय अधिक है वह सीमित आय वाली कंपनी की तुलना में लाभांश का भुगतान करने में बेहतर स्थिति में है। ठीक है, तो जिन भी कंपनी की, जो भी कंपनी जिसकी इनकम कम है तो वो लिमिटेड जो कंपनी है उससे ज्यादा लाभांश देंगी उनकी कंपैरिजन में। तो ये कैसे, वर्तमान और पिछली आय को देखते हुए हम लाभांश का फैक्टर डिसीजन लेंगे। दूसरा है, स्थिर आय वाली कंपनियां अस्थिर आय वाली कंपनियों की तुलना में लाभांश देने की अच्छी स्थिति में होती है। जो जिनकी कंडीशन अच्छी है, शेयर मार्केट वैल्यू अच्छी है, मार्केट स्टैंडिंग अच्छी है, तो स्थिर है मतलब फ्लेक्सिबल है, फिक्स्ड है। तो वो जो अस्थिर है, जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं, लॉस में गई है, तो उससे वो ज्यादा अच्छा लाभांश दे सकती हैं। तीसरा है, कंपनियां एक स्थिर लाभांश साझाकरण नीति का पालन करती हैं। ठीक है, कंपनियां क्या करेंगी, एक नीति पॉलिसी बनाएंगी डिविडेंड को लेकर, उसी को फॉलो करेंगी। ये है, तभी बदलेगी जब आय में वृद्धि होगी, और जब हम इनकम जनरेट करेंगे तभी तो हम ये पॉलिसीज को फॉलो कर पाएंगे या लाभांश दे पाएंगे। फोर्थ है, जो कंपनियां अधिक वृद्धि की उम्मीद कर रही हैं वे अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा लाभांश के रूप में रख सकती हैं। जो कंपनियां अधिक वृद्धि मतलब उनको लगता है कि ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करेंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड आउटकम है उनका, तो वो एक आय के रूप में रिटेन्ड अर्निंग मतलब एक आय रख ले, उसका हिस्सा की एक, जैसे 5 लाख हुआ किसी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो उससे 3 लाख वो रख सकती है कि उससे वो अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, लाभांश डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जबकि अधिकांश हिस्सा विस्तार में निवेश कर सकती है। 5 लाख का उसको प्रॉफिट हुआ, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ किसी कंपनी को, उसमें से वो 2 लाख डिविडेंड कर सकती है, बाकी वो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकती है, वो इन्वेस्टमेंट फॉर्म पे दे सकती है। इसलिए ऐसी कंपनियां कम लाभांश देती हैं, इसलिए ऐसी कंपनियां कम, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पे भी लगा रही है जिससे उनको प्रॉफिट जनरेट होगा, और बाकी का वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। चलते नेक्स्ट पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, यदि कंपनी का नकदी प्रवाह अच्छा नहीं है, कैश फ्लो अच्छा नहीं है, तो इसका असर लाभांश भुगतान पे पड़ेगा। तो इसका असर, कैश फ्लो ही आपका अच्छा नहीं किसी कंपनी का, तो इसका डिसीजन जो हम लेंगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने का उस पर पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। यदि कंपनी का नकदी प्रवाह अच्छा नहीं तो इसका सीधा किसी भी लाभांश पर इफेक्ट पड़ेगा। सिक्स्थ है, कंपनी को लाभांश का भुगतान करते समय शेयर धारकों की प्राथमिकताओं की जांच करनी चाहिए, क्योंकि शेयर धारकों को एक निश्चित राशि के लाभांश की आवश्यकता होती है। कौन सी आवश्यकता कि वो हम किसको दे रहे हैं लाभांश, प्रेफरेंशियल को दे रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को देख रहे हैं, उनकी स्थिति देख के ही हमको, उनकी आवश्यकता देख के ही लाभांश डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेवेंथ है, लाभांश तय करने में कराधान नीतियां, टैक्स नीतियां आपको देखनी है। ठीक है, एक प्रमुख भूमिका निभाती है कि टैक्स स्ट्रक्चर क्या है या टैक्स नीतियां क्या है, उस हिसाब से हमें लाभांश डिस्ट्रीब्यूट करना है। लाभांश वितरण पर उच्च कर लगाने वाली नीति से कंपनियां कम लाभांश देती हैं और इसकी विपरीत। ठीक है, जिनकी टैक्स रिटर्न जो है वो ज्यादा है, उच्च जितना टैक्स आ रहा है तो उसमें कम आप लाभांश दोगे। जब टैक्सेबल इनकम ही आपकी ज्यादा आ रही है तो डिविडेंड पे आप कम डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और ये इसके अपोजिट भी हो सकता है। एट्थ है, शेयर बाजार की कीमतें घोषित लाभांश के आधार पर उतार चढ़ाव करेंगी। ठीक है, शेयर मार्केट गिरता बढ़ता रहता है तो उसका भी एक प्रभाव पड़ेगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में। उच्च लाभांश भुगतान के साथ यह बढ़ सकता है, जबकि कम लाभांश के साथ गिर सकता है, घट सकता है। ठीक है, तो जब ऊंचा डिविडेंड है तो उसके साथ शेयर की वैल्यू बढ़ सकती है, कम डिविडेंड आप दे रहे हो, शेयर पे कम पैसा वो है तो वो घट सकता है। तो ये उस पे शेयर मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। नाइन्थ है, ऋण देने के समय अनुबंध
संबंधित कुछ बाध्यताएं होती है। जब हम लोन दे रहे हैं तो कुछ एग्रीमेंट करते हैं हम, ठीक है, तो जिन्हें ऋणदाता द्वारा समझौते के रूप में लगाया जाता है, ठीक है। वो या तो आप नेगोशिएट करो, ऋण जो दे रहा है आपको, लोन दे रहा है, उसको आप किसी तरह से नेगोशिएट करो। तो लाभांश भुगतान जारी करने के पहले ऐसे समझौते की जांच कर देनी चाहिए। तो जब भी आप देखोगे आपने जिनसे लोन लिया है उनसे आपने ऐसा कोई एग्रीमेंट तो नहीं किया है कि हम कुछ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट भी आपको देंगे, तो ये समझौते की या एग्रीमेंट की जांच कर लेनी चाहिए। 10th है, जिन कंपनियों की पूंजी बराबर बाजार तक अधिक पहुंच होती है, ठीक है, कैपिटल मार्केट में उसकी अच्छी पहुंच है, वे अधिक लाभांश दे सकती हैं, वो ज्यादा लाभांश देंगी। और इसी प्रकार जिन कंपनियों की पूंजी बाजार तक अधिक पहुंच होती है वे अधिक लाभांश दे सकती है। मतलब यही 2 बार रिपीट हुआ कि जो भी कंपनी जिनकी कैपिटल मार्केट में या जो शेयर्स मार्केट में अच्छी पहुंच है वो ज्यादा लाभांश दे सकती है। 11th है, कंपनियों को लाभांश भुगतान की घोषणा करते समय कंपनी अधिनियम के नियमों, विनियमों और प्रतिबंधों के पालन करना चाहिए। जो कंपनीज एक्ट बना है हमारा 2013 का और उससे पहले 1956 का, तो जब भी हम कंपनी डिविडेंड पे कर रही है तो जो कंपनी एक्ट के अंदर जो नियम है उसकी घोषणा करके ही लाभांश की, वो पिछले साल के प्रॉफिट से ना दे, ठीक है, जो फिक्स्ड जो भी उसमें नियम कानून है उसका पालन करते हुए ही वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है। तो घोषणा करते समय अधिनियमों के नियम की क्या क्या उसमें रूल्स लिखे हैं, कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना, किस लाभ से आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, उन सब का पालन इनको करना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 5th है, इक्विटी पर ट्रेडिंग शब्द का व्याख्या करें। इक्विटी पर ट्रेडिंग समझाइए और इसका उपयोग कंपनी द्वारा क्यों और कब किया जा सकता है, कब किस कंडीशन में कंपनी कर सकती है। तो चलिए देख लेते हैं। इक्विटी पर ट्रेडिंग मालिकों के लिए लाभ उत्पन्न करने के लिए ऋण का उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। इक्विटी में क्या हम कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं तो उनके लिए, मालिकों के लिए हम क्या प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट उत्पन्न कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। तो ऋण का उपयोग करने की एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। इस प्रक्रिया में नई संपत्ति प्राप्त करने के लिए नया ऋण लिया जाता है, ठीक है। कोई न्यू एसेट आप खरीदना है, आपको नई संपत्ति लाना है, जैसे कोई मशीन खरीदनी है, ठीक है, कंपनी के लिए, तो उसके लिए आप नया लोन लोगे, ठीक है, जिससे वे अधिक ब्याज कमा सकते हैं। तो क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा वो ब्याज, लोन में हम क्या करें, ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो ब्याज यहाँ बढ़ जाएगा, जो ऋण के लिए दिए जाने वाले ब्याज से अधिक होता है, ठीक है। तो उससे प्रॉफिट, जो हमने ऋण के लिए जो लोन उठाया था नया एसेट खरीदने के लिए, उससे आपका ब्याज दर बढ़ी, तो ब्याज दर जितनी भी वो कलेक्ट कर रहे हैं तो वो ब्याज का जो पैसा उससे हायर ही अमाउंट का होगा। इस प्रक्रिया का अभ्यास इसलिए किया जाता है क्योंकि इक्विटी शेयर धारक केवल व्यवसाय से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर धारक जो है वो हैं जिनको हम जो स्वामित्व रखते हैं अपना कंपनी में, लेकिन इससे पहले डिविडेंड जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो व्यवसाय से मतलब बिजनेस से ही उत्पन्न होने वाली आय में रुचि रखते हैं। जो बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट हो रहा, कंपनी जनरेट कर रही, उसी पे उनकी रुचि या इंटरेस्ट होता है। यह केवल एक कंपनी द्वारा अभ्यास किया जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक कंपनी द्वारा ही प्रैक्टिस किया जाता है जब निवेश पर वापसी की दर उधार लिए गए फंड की ब्याज की दर से अधिक हो, ठीक है। जब ROI जो है, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, क्या है, हाइयर है किससे, एक मिनट, हाँ, जब ROI जो हमारा रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट है वो हाइयर है किससे, जो हमने लोन लिया था, जो लोन की राशि थी, लोन अमाउंट से हाइयर है, तब ये रिटर्न ऑन इक्विटी आता है। तो यह अभ्यास वित्तीय उत्तोलन का एक रूप है जिसका कंपनी प्रयोग करती है। तो ये एक फॉर्म है जिसका कंपनी उपयोग करती है। जब इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो प्रति शेयर आय में वृद्धि होती है, ठीक है। जब हम इक्विटी पर ट्रेडिंग करेंगे तो हर जो शेयर की जो कीमत होती है, पर शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। और कब करेंगे, जब हम ब्याज दरें हमारी हाइयर होंगी, मतलब वो प्रॉफिट ज्यादा जनरेट करेंगी उस अमाउंट से जो हमने ब्याज में लिया था। ब्याज मतलब जो हमने लोन उठाया था उससे ज्यादा हमें ब्याज दरों में प्रॉफिट मिलेगा, तभी हम एक नया एसेट परचेज करेंगे। तो इक्विटी पर ट्रेडिंग तभी लाभप्रद होती है जब निवेश पर रिटर्न उधार ली गई हो, ठीक है। निवेश जो रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट हमें करना था कोई एसेट बढ़ाने के लिए, उसके लिए हमने नई ब्याज लोन उठा के कोई लोन ले लिया, उसमें जो हमारा प्रॉफिट है वो ज्यादा जनरेट होगा तो राशि से अधिक हो।
ऐसा कहा जाता है कि अगर निवेश पर रिटर्न उधार ली गई राशि से मिलने वाली ब्याज दर से कम है तो इक्विटी पर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। ठीक है, अगर ये ROI कम है, यहाँ पे ये जो लोन अमाउंट है वो ज्यादा हो रहा है और रिटर्न जो उसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो कम है, तो हमें तब उस स्थिति में इक्विटी पर ट्रेडिंग नहीं करनी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आप क्या देखना चाहेंगे। जुड़े रहें इसी तरह हमारे साथ। थैंक यू सो मच।